हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं प्रेसिक विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, और उसमें एक बात हम लोग और देखे थे कि अगर उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज किया था, अगर गोल्ड फॉइल के बजाय अगर आप कोई दूसरा एटम का फॉइल अगर वहां यूज करेंगे तो किस तरीके से जो आपका नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल होगा वो चेंज कर जाएगा। वो दो बातों पे डिपेंड करता था, एक एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और दूसरा किसके था कि 1/sin θ/2⁴ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल और इसके, जब दोनों इक्वेशन को एक साथ हमने मर्ज कर दिया था तो क्या आ गया था z² sin θ/2⁴। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप एटम बदलते रहोगे, अगर टाइप ऑफ सब्सटेंस बदलेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जो उसका थीटा रहेगा, थीटा क्या था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल आएगा वो किस तरीके से चेंज कर जाएगा। और यहाँ से हमने काफी कुछ सीखा था एक एटम के बारे में। इन्होंने जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन किया था वो किस तरीके से किया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, वो न्यूक्लियस जो कि क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए क्या रहेगा, एंड रहेगा यानी कि बाइंड रहेगा। ठीक, अब देखते हैं इनका ड्रॉबैक भी है क्योंकि कुछ बातों की डिफाइन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। तो देखते हैं कौन कौन से ड्रॉबैक है। तो दो इनके सबसे बड़े मेजर ड्रॉबैक है। पहला पॉइंट क्या था कि ये एच लाइन स्पेक्ट्रम क्या है उसको भी बाद में बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे, वो तब हम लोग डिस्कस करेंगे जब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो ये क्या किए थे कि he could not explain एच लाइन स्पेक्ट्रम। जो एच लाइन स्पेक्ट्रम था उसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। इसको ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। अब ये टर्म क्या है ये हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ चुकेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग आराम से चर्चा करेंगे। तो एक तो ये बात ये डिफाइन कर पाए थे, और दूसरा क्या था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं डिफाइन कर पाए थे। He could not explain the stability of atom। एक एटम को डिफाइन नहीं कर पाए थे। इनका कन्वेंशन क्या था कि शुरुआती दौर में जब ये माने थे कि जो आपका न्यूक्लियस होगा उसके सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करेगा, इसके चारों तरफ क्या होंगे, आपके ऑर्बिट होंगे, उस ऑर्बिट में आपका नेगेटिव चार्ज यानी कि जिसका नाम क्या इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा इसके चारों तरफ। ठीक है, तब तक क्या हुआ था, कुछ दिनों तक तो यही कन्वेंशन चलता था कि इसी तरीके से जो आपका एटम रहेगा उसको स्टेबिलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा जिससे बधा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहेगा और पूरा का पूरा एटम आपका स्टेबल रहेगा। लेकिन उन्हीं दिनों में क्या आ गया कि मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल ने अपना एक थ्योरी दे दिया। मैक्सवेल ने अपना क्या किया, एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का क्या नाम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बड़ा सिंपल सा इसमें एक पॉइंट बोला गया। मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा, यानी कि एनर्जी वहां से निकलता रहेगा, रिलीज होता रहेगा। तो जिससे क्या होगा, आपका जब धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता रहेगा तो अगर उसी चीज को लाके हम लोग यहाँ अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल उस पर चार्ज है, अगर ये रोटेट भी करता रहता है, हम लोग जानते भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन में भी अगर आप ये वाला थ्योरी अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन होगा अपना एनर्जी लॉस करता जाएगा, और जब लॉस करता जाएगा तो क्या होगा, जो इसका रेडियस रहेगा वो धीरे धीरे इसका रेडियस छोटा होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन जाके फॉल डाउन हो जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में। और जब इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या आपका एटम स्टेबल रहेगा, आपका एटम बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस वाले थ्योरी को ये डिफाइन नहीं कर पाए थे कौन, जो आपके रदरफोर्ड थे। ठीक है, इस नाते स्टेबिलिटी ऑफ एटम का यहाँ से हम लोग जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो अच्छी तरीके से यहाँ डिफाइन नहीं हो पाया। अब यही बात आके जब बोहर एटॉमिक मॉडल आया, जब बोहर ने अपना मॉडल दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो था
वो स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाया था। तो जब इसके बाद वो एटॉमिक मॉडल आएगा तो उस पर हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से वो स्टेबिलिटी को डिफाइन किया। ठीक, लेकिन उससे पहले एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एडवांस में या नीट में या जेईई मेन में, किसी में भी आ सकता है कि एक क्लोजेस्ट अप्रोच करके क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच या नियरेस्ट अप्रोच। तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग चार्ज के बारे में सीख लेते हैं। चार्ज क्या है ये सारा बात तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे ही, और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीख लेंगे तो काफी काम आएगा क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ने में। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं, जिससे इसमें से बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जो आप में से काफी बच्चे जानते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर चार्ज को हम लोग डिफाइन करें तो चार्ज है क्या एक्चुअली में, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करें तो उसी तो हम लोग चार्ज बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं लोग, करंट के नाम से जानते हैं, इक्वल टू क्यू बाई टी। जो आपका क्यू होता था वही क्यू इक्वल टू कितना होता है, उसी को तो आके हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं। तो चार्ज है क्या, दरअसल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को आप इकट्ठा कर लो तो क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। जो आपका एन होगा, एन हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, एन क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा कभी पॉइंट में थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन 3/4 इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरा का पूरा होगा, या तो नहीं होगा, ना तो जो भी आपका एन होगा, एन क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज द मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या है, मल्टीपल। बेसिकली देखें तो जो आपके चार्ज हैं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ये दोनों कुछ है नहीं, बस खाली दोनों अलग सेंस होता है। जैसे प्रोटॉन का भी हम लोग चार्ज जानते हैं और इलेक्ट्रॉन का भी जानते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो आखिर आपका बराबर है, डिफरेंस कहां, दोनों में अंतर कहां है, अंतर कहां में है, उसके सेंस में। जैसा सेंस आपका इलेक्ट्रॉन का रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट किसका सेंस रहेगा, प्रोटॉन का। ठीक है ना, बस इतना खाली आपको सीखना है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो अगर दो चार्ज है, एक आपका Q1 है, दूसरा है Q2, अगर ये r डिस्टेंस पे रखे गए हों तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, कूलम्ब ने बताया था, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो होता कितना है, K Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर, जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना दूरी बढ़ाएंगे फोर्स का वैल्यू उतना ही स्क्वायर से कम होगा, और दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पर जो आपका K है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जो कि क्या है, इसका यूनिट है। यहाँ से निकाल भी सकते हैं, इसका न्यूटन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज का स्क्वायर क्या देगा, कूलम्ब दे देगा। ठीक है, अब रही बात ये वाला, जब भी हम लोग यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं किसका, चार्ज का, Q1 और Q2 का, तो साइन के साथ रखेंगे। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों चार्ज क्या करेगा, खींचेगा। बोलते नहीं कि जो अपोजिट चार्ज होगा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो सेम चार्ज होगा लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो अगर सेम चार्ज रहेगा तब ये धक्का देने की कोशिश करेगा कि ये चार्ज को और दूर कर देता, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाना है उसको, जितना पास लेकर आएंगे उतना स्टेबिलिटी उसका घटता जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू आपका पॉजिटिव तब आएगा, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों निगेटिव हो, और दोनों में से अगर कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जैसे फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब वो वाला जो आपका सिस्टम बनेगा ये आपका कहीं ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो चार्ज एक दूसरे को बुला रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उस पर कैसा चार्ज है, अपोजिट सेंस में दोनों पे चार्ज है। अगला बात हम लोग करते हैं इनका, अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, इसी पोटेंशियल एनर्जी के नाते हम ये पूरा बात बता रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको काफी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, सीधा फॉर्मूले की बात करते हैं, सारा चीज आप इसमें पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K Q1 Q2 बाई R के बराबर होगा, यानी कि जहां फोर्स में आपका R स्क्वायर था वहीं पर खाली आपको क्या कर देना है, R कर देना है।
ठीक है, तो एक बात हम लोग सीख गए, जैसे जैसे आर का वैल्यू आप छोटा करोगे, आर का वैल्यू का जैसे जैसे हम छोटा करेंगे, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस चार्ज को आप उठा के इसकी तरफ ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर दो बात होगा, अगर Q1 आपका पॉजिटिव हो और Q2 भी क्या हो जाए पॉजिटिव, यानी कि दोनों क्या है, लाइक चार्ज है, तब अगर आप इसकी तरफ लेके जाओगे तो ये चार्ज इसको आने ही नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी घट रहा है सिस्टम का कि बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑब्वियसली घट रहा है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम का पूरा एनर्जी आप बढ़ा रहे हो। अरे यार जब घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ नहीं जाएगा, एनर्जी भी क्या है आपका, एनर्जी ही तो है, फिर पोटेंशियल फॉर्म वाला एनर्जी है। तो एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। बात हम लोग बहुत पहले जानते हैं। जो आपका एनर्जी होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां जितना ज्यादा एनर्जी वहां कम से कम स्टेबिलिटी, ये पूरे यूनिवर्स का लॉ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर दिए, एनर्जी बढ़ाओगे, और अगर ये दोनों सेंस रहा, मतलब Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो जो इसका स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी उस समय क्या हो चुका होगा, घट जाएगा, ठीक है। एक आपका ये केस हो सकता है। अगर दूसरा केस का बात करें कि अगर इसी में से आर को घटा ही रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी आइडिया नहीं है, बढ़ना ही चाहिए ऑब्वियसली। Q1 निगेटिव कर दिए, Q2 भी क्या कर दिए, निगेटिव कर दिए, फिर वही काम कर दिए, दोनों चार्ज का सेंस हमने बराबर कर दिया, अभी भी स्टेबिलिटी क्या कहेगा, अभी भी स्टेबिलिटी घटेगा ही, ठीक है। एक और केस कर सकते, तीसरा वाला केस कि आर को घटा रहे हैं, लेकिन इस बार Q1 कर दिए निगेटिव और Q2 कितना कर दिए, पॉजिटिव सेंस में रख दिए हैं। अब बताइए स्टेबिलिटी का क्या हाल होगा, अब स्टेबिलिटी का क्या हाल होगा, इस बार स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इस बार घट जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। अरे नेगेटिव रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, तो एनर्जी घटेगा, आर भी आप घटा रहे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप सीख गए इस चीज को, एनर्जी को लेके। ये काफी काम आएगा अभी जब आगे हम बताएंगे क्लोजेस्ट अप्रोच वाले में। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टेबिलिटी वाला, सॉरी स्टेबिलिटी वाला नहीं, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी वाला। अच्छा एक बात और चार्ज हम लोग कर सकते हैं कि अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर कोई भी अगर आप चार्ज क्यू वहां पे जाके पुट कर देते हो, रख देते हो, प्लेस कर देते हो, तो उस पर जो एनर्जी लगता है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस में आपने रखा है उसको, और कितना चार्ज का वैल्यू था, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है उस पर लगने वाला एनर्जी। उसका जो एनर्जी होगा उस पार्टिकल का, उस चार्ज पार्टिकल का, वो दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, यानी कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये काफी काम आएगा आपका। तो एक पॉइंट हम लोग जरूर लिख देते हैं कि इफ अ चार्ज Q is placed in potential difference कैपिटल B मान लेते हैं, then एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका एनर्जी कितना होगा, एनर्जी को E से लिख देते हैं। और कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दरअसल कौन सा, तो जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो Q इंटू V के बराबर होगा। ये जानते रहिएगा, ये काम आएगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, तो वहां वाला फॉर्मूला जरूर काम आएगा। तो इसको मैं यही बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात ही करें, वो चार्ज का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां तक आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, जल्दी से ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या था आपका, क्लोजेस्ट या नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, इसको देखते हैं। तो था क्या, तो ये टॉपिक कहां का है, अल्फा पार्टिकल किसकी तरफ मूव कर रहा था, न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड, यानी कि जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पे भी कैसा चार्ज रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा ऑब्वियसली। तो जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा तो क्या जाएगा, कभी कोलाइड कर पाएगा नहीं, कुछ डिस्टेंस पहले क्या करेगा, वो रिपेल बैक कर दिया जाएगा, जो कि हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखा था। लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि अपने ही पाथ पर वापस आ गया था, लेकिन 1% पार्टिकल ऐसे भी थे जो स्मॉल एंगल पे क्या हो गए थे, डेविएट कर गए थे, और 99% क्या थे, अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन शो किए फॉइल को क्रॉस करके जाके कहां कोलाइड किए थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, ठीक है।
तो वही जो पार्टिकल आपका वापस आ रहा है तो कितना दूर तक पहुंचा होगा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के, क्योंकि ये बात तो तय है कि कोलिजन नहीं हुआ था, सेम चार्ज के नाते क्या होगा कुछ दूर तक जाएगा। हो सकता है कि जितना ज्यादा स्पीड से जाएगा उतना पास तक चला जाए, लेकिन उसको कोलाइड तो नहीं, टच तो नहीं कर पाएगा, उससे पहले क्या करेगा रिपेल बैक कर दिया जाएगा। तो कितना डिस्टेंस पहले से वापस आ जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, या क्या बोलते हैं नियरेस्ट अप्रोच, कितना पास में गया उसी को आपको कैलकुलेट करना, उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन अल्फा पार्टिकल मूविंग टूवर्ड न्यूक्लियस तो क्या होगा, देन देखते हैं क्या क्या हो पा रहा है। यहां पर हमने रख दिया कोई बड़ा सा न्यूक्लियस ऐसे, पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, बड़ा कॉमन सेंस का बात है। अगर मानते इसका एटॉमिक नंबर जड़ रहा होगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर जड़ रहा होगा तो बताइए इसके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं स्टेबल स्टेट में। स्टेबल स्टेट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, लेकिन सेंस क्या होगा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड तो उसके बराबर होगा लेकिन सेंस क्या होगा उसका पॉजिटिव। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इसका एटॉमिक नंबर जेड होगा तो इसके सेंटर में बताइए कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जेड इंटू इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो जेड इंटू ई हो जाएगा, लेकिन सेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है तब जेड आपका क्या मान लिए हैं, अगर इसका एटॉमिक नंबर होगा। अब ये किसी भी एटम में हम लोग काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप गोल्ड ही लो, ठीक है ना, एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल इधर से आया, ठीक, अल्फा पार्टिकल आया तो होगा, लेकिन पास में पहुंचने से पहले थोड़ा सा क्या हुआ होगा रिपेल बैक कर दिया होगा, वापस आ गया होगा, ऐसे गया होगा फिर ऐसे वापस। लेकिन जहां से वापस हुआ होगा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए सारे बच्चे, थोड़ा सा क्या लगाते हैं दिमाग लगाते हैं। क्या यहाँ पर उसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो चुका होगा, अरे आके एक बार वेलोसिटी जीरो हुआ होगा फिर वापस दौड़ा होगा। शुरुआत में जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया होगा, जब मूव किया होगा उस समय इसका वेलोसिटी मैक्सिमम रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होता होगा, वेलोसिटी कम होता जाता होगा। अल्फा पार्टिकल था, पार्टिकल क्या था आपका अल्फा पार्टिकल, चार्ज कैसा है पॉजिटिव, यहाँ भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव। ठीक, जैसे जैसे आएगा यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस आप कम कर रहे हैं, वेलोसिटी कम होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा बढ़ता रहेगा। अरे यार कम करोगे तो पोटेंशियल बढ़ नहीं जाएगा, अभी तो हमने बताया था आपको। और जब वेलोसिटी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर वेलोसिटी कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। एक एनर्जी बढ़ रहा है दूसरा एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं जो आपका टोटल एनर्जी होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ लगाएंगे तो जो टोटल एनर्जी होगा क्या हो जाएगा पी प्लस के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एनर्जी घट रहा है तो अगला क्या करेगा उसको मैनेज कर रहा है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी रहेगा वो किसी भी पॉइंट पर आप निकालोगे हमेशा बराबर आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाते। ठीक है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी होता नहीं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सारा का सारा एनर्जी कंजर्व रहेगा किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे। अब आपको निकालना यही, इसी का नाम आर नॉट रख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा मतलब पार्टिकल इसके उधर नहीं जा पाएगा तुरंत क्या हो जाएगा उसको वापस लौटना पड़ेगा। इसी आर नॉट को हमने नाम रख दिया है क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे क्या बोल रहे हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसी का आपको क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, इसी का क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। कैसे अप्लाई करें दिमाग लगाइए सब लोग। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 है, ऐसे पॉइंट नंबर 2 मान लिए, इसको मान लिए पॉइंट नंबर 3, हर जगह अपना अपना वेलोसिटी होगा, v1 मान लेते हैं यहाँ, v2 मान लेते हैं यहाँ, और v3 तो 0 ही होना है। ठीक है, क्या अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे तो सारे के सारे पॉइंट पे बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो टोटल एनर्जी होगा आपका पॉइंट 1 पे वो टोटल एनर्जी पॉइंट 2 के या टोटल एनर्जी पॉइंट 3 के सबके क्या होगा ये बराबर होता रहेगा। इसको कांस्टेंट भी लिख देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे आप सब पे कर लो। अच्छा टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होता क्या है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ अल्फा पार्टिकल के बजाय जानते हैं क्या करते हैं, इसको हटा के मैं कोई भी चार्ज ले लेता हूँ, कोई भी चार्ज ऐसे क्यों रहा होगा जिसका मास m कर देते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अरे अल्फा पार्टिकल के बजाय आप कोई भी पार्टिकल उठा लो चार्ज जो हो, लेकिन क्या रखते हैं सेंस उसका पॉजिटिव रख लेते हैं।
सेम सेंस में काम करेगा क्लोजेस्ट अप्रोच वाला। अगर आपका सेंस अपोजिट रहेगा, वो निगेटिव रहेगा, अगर ये पॉजिटिव रहेगा, तो क्लोजेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, पार्टिकल तो आगे कोलाइड कर जाएगा क्योंकि इसको बुलाना चाहेगा। तो यानी कि ये या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे, तो दोनों के दोनों क्या रहे, निगेटिव रहे। ये बात जरूर बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। तभी ये फॉर्मूला जो आपका है तभी काम करेगा। सेम यानी कि लाइक चार्ज में काम करेगा। तो एक तो बात ये हो गया। अब कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं हम लोग, तो पॉइंट 1 को पॉइंट 3 के बराबर कर लेते हैं कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। यानी कि टोटल एनर्जी पॉइंट 1 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पॉइंट 3। कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 1 पे क्या लगाएंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी, यानी क्या कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी 1 कर दिए प्लस पीई, सॉरी ऐसे लिख रहे हैं कि पीई 1 कर दिए प्लस क्या कर दिए, केई 1, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों 1 पॉइंट पे। ये पीई 3 प्लस क्या हो जाएगा, केई 3। सारे बच्चे सहमत हैं, ठीक। क्या कर ले यहाँ पर, इसका कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 y क्या हो जाएगा, R हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 मास, जो मास आप वहां से थ्रो कर रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी का v1 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 y कितना हो जाएगा, इस बार R0 हो जाएगा क्योंकि आके यहाँ पे रुका, प्लस कितना हो जाएगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन वो क्या है v3 है आपका, ठीक। अगर ऐसा हम लोग एज्यूम कर लें, क्योंकि हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, अगर ऐसा एज्यूम कर लिए कि जो आपका b1 वाला पॉइंट था, सॉरी जो 1 वाला पॉइंट है, वो 1 वाला पॉइंट आपका इंफिनिटी पे चला जाए। 1 वाला पॉइंट कहां पहुंचा दिया, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से पार्टिकल को हमने थ्रो करवाया इसकी तरफ, तो उस समय जो आपका r होगा, इफ ऐसा लगा दिए, अगर वैसा नहीं दिया, कंडीशन नहीं दिया, तो यही जनरल फॉर्मूला आप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे आपका b3 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इसके बराबर कर दोगे, यहाँ R0 छुपा हुआ है, आराम से उसको सॉल्व कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच। बाकी सारा वैल्यू तो आपको पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली वैसा क्वेश्चन नहीं ज्यादा आता, ऐसा वाला आता है, कौन सा, इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर R1 को क्या कर दिए हैं, इंफिनिटी तक पहुंचा दिए हैं, इसका नाम हमने R1 रख दिया है, ठीक है ना। वहां से वहां तक का डिस्टेंस आप r कह लो, कोई दिक्कत नहीं, r ही कह लेते हैं। r टेंड्स टू क्या हो गया, इंफिनिटी। अब बताओ जब r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा तो दिस वन बाई इंफिनिटी, ये वैल्यू लगभग किसको टच कर जाएगा, 0 को नहीं टच कर जाएगा, ये वैल्यू टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब आप ये वाला कंडीशन लगाओगे, तो उस समय कितना हो जाएगा, 1/2 मास इंटू, इसको वेलोसिटी बोल देते हैं, यानी कि b का स्क्वायर। v1 को हटा के क्या जनरल फॉर्मूला कर दिए, b का स्क्वायर कर दिए। इधर का जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा खाली वही बचा रहेगा, क्योंकि आप इंफिनिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो r तो 0 हो जाएगा, r के 0 होने के नाते पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू भी k Q1 Q2 by R0, और प्लस ये वाला भी वैल्यू 0 हो चुका होगा, प्लस 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि आखिर यहाँ आके पार्टिकल रुक तो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू k Q1 Q2 by R0। R0 ही आपका क्या था, अननोन था, निकाल लेते हैं। R0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k Q1 Q2 by m इंटू v का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, जहां पर Q1 Q2 दोनों का चार्ज है। Q1 उसको बोल देते हैं, Q2 इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। Q1 इसको कह लेते हैं और Q2 किसको कह लेते हैं, इसको। Q2 का वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, जड़ E के बराबर ही होगा, हो नहीं सकता, होगा। कोई एटॉमिक नंबर उठा ले, इसका जड़ है, तो E से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस का। और Q1 क्या होगा, जितना आप Q लेके चले थे, ठीक है ना। Q1 कितना हो जाएगा, जितना आप Q लेके चले थे। अल्फा फेंकेंगे, अल्फा पार्टिकल थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला काफी काम का है। तो यहाँ तो सब जल्दी बच्चे सारे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक पे आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो आपका रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, सारा कुछ हमने बता दिया। उनका लॉ बता, वो जो उनका एक्सपेरिमेंट बता दिया, ऑब्जर्वेशन बता दिया, मॉडल बता दिया, मॉडल के बाद ड्रॉबैक आ गया, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी इससे निकल सकता है, ये वाला क्लोजेस्ट अप्रोच वाला, ठीक है ना। चार्ज का हमने प्रॉपर्टी भी सिखा दी आपको, तो यहाँ तक ये कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या उसके वेव की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक अभी मोजरे एक्सपेरिमेंट भी बचा हुआ हो, तो उसको मैं जल्दी बता देता हूँ यहाँ पर,
और उसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि मोजले एक्सपेरिमेंट। जब मोजले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो वहां से डिस्कवरी किसका हुआ? एटॉमिक नंबर का, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। देखिए उन्होंने किया क्या था, वो सिंपल सा बात था। 38 डिफरेंट एलिमेंट्स लिया था। कहां से स्टार्ट किया था? एल्युमिनियम से, और एंड कहां पर किया था? गोल्ड पे। एल्युमिनियम से लेके गोल्ड तक का लगभग 38 एलिमेंट उन्होंने उठाया और क्या किया? उनका जो एक्सरे स्पेक्ट्रम निकला, उसका जो फ्रीक्वेंसी था उससे उन्होंने कर्व खींचा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या? एटॉमिक नंबर। तो इनको ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिले, बहुत सारे क्या मिल गए? पॉइंट मिल गए। और जब सारे पॉइंट को मिलाया गया तो कैसा इक्वेशन दिखा? एक लीनियर इक्वेशन दिखा। तो इससे क्या होगा? लीनियर इक्वेशन दिखा, जिसका हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में आप इक्वेशन लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा? कट करेगा, और कट कहां पर करेगा? निगेटिव एक्सिस पर। ठीक है ना, लाइन थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ऐसे। कट कहां करेगा? निगेटिव एक्सिस पे। जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ की कट करेगा। तो इसी 38 एलिमेंट के सहारे से आप जो नया एलिमेंट आने वाला होगा, आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, पीछे ही बढ़ा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिलता रहेगा, ए और बी दोनों क्या आपका कांस्टेंट है, तो नया एटॉमिक नंबर आपको मिलता रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी से आप एटॉमिक नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 38 डिफरेंट एलिमेंट पे ही किया था। तो इससे क्या हो सकता है कि जो नया एलिमेंट आपका डिस्कवरी होगा, आप उसका एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हो। इतना तो इसको बोलते हैं कि ये इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो दरअसल डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, जहां पर आपका म्यू क्या था, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? म्यू। अभी आगे हम लोग और चर्चा करेंगे इस पे। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा फ्रीक्वेंसी, निकालना होगा हम लोग को। जेड क्या है आपका? एटॉमिक नंबर, जो कि आप निकाल सकते हो। ठीक है, ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में इतना ही था, फिर आगे हम लोग और चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। आगे पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, यहां तक कर लीजिए। ठीक है, इस लेक्चर में यही था। बाकी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर देंगे, क्योंकि इसका टाइमिंग काफी बढ़ गया है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।